नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल तैयारी 24x7 में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वह वीडियो आपका भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वीडियो है और इस वीडियो के अंतर्गत मैंने वैसे क्वेश्चन को शामिल किया हूं कि जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं प्रश्न, वैसे प्रश्न को हम यहाँ पे समझेंगे। चलिए हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला जो प्रश्न है कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स कौन जारी करता है। तो यह क्वेश्चन आप देखे होंगे कि बहुत बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, खास करके करंट अफेयर्स में पूछा जाता है कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट के कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं, उसके बाद भारत की रैंकिंग कितनी है, विश्व में प्रथम स्थान किसका है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स कौन जारी करता है। तो ऑप्शन है UNSDSN, WHO, IMF और वर्ल्ड बैंक। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, यानी ये होगा कि संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। ये जो है ना UNSDSN, ये विश्व खुशहाली रिपोर्ट को जारी करते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है विश्व खुशहाली रिपोर्ट यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स पहली बार कब प्रकाशित हुआ था। तो देखिए विश्व खुशहाली रिपोर्ट के लिए एक बार 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा का अप्रैल में जो सभा आयोजित किया गया था उसमें यह पास हुआ था कि विश्व के जितने भी देश हैं उनके लिए एक वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया जाए। तो 2011 में यह पारित हुआ था, लेकिन पहली बार जो विश्व खुशहाली रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी जिसमें अभी वर्तमान में 150 से अधिक देशों को शामिल किया जाता है, तो ये आया था आपका 2012 में विश्व खुशहाली रिपोर्ट इंडेक्स जो है ना ये पहली बार प्रकाशित की गई थी। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है कि नकदी लेन देन सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। तो देखिए नकदी सिद्धांत लेन देन को ना ये फीसर एक अर्थशास्त्री थे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ही इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है कि वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन थे। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन दिया गया है वो दिया गया एडम स्मिथ, फिशर, मार्शल, किन्स। तो वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के जो लेखक थे वो एडम स्मिथ हैं और इन्होंने 1776 ईस्वी में वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक की रचना की थी और यह एक स्कॉटिश यानी स्कॉटलैंड के व्यक्ति थे, एडम स्मिथ। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है कि भारत में कितनी बार मुद्रा का अवमूल्यन किया गया है। यानी इसको समझिए तो भारत में भारतीय मुद्रा है उनके वैल्यूएशन को कम किया गया है ना, भारतीय मुद्रा को कम किया है, उनके वैल्यूएशन को कम किया गया है। तो ये भारत में कुल मिलाकर 3 बार हुआ है। भारत में मुद्रा का अवमूल्यन जो है वो 3 बार हुआ है। पहली बार हुआ था 1949 में, उसके बाद दूसरी बार 1966 में और तीसरी बार 1991 में। 1991 में ये 2 चरणों में किया गया था। तो ये ध्यान में रखना है कि भारत में मुद्रा का अवमूल्यन कितनी बार हुआ है। तो भारत में मुद्रा का अवमूल्यन जो हुआ है ना वो 3 बार हुआ है और इसका कुछ रीज़न है, ऐसा मतलब मुद्रा का अवमूल्यन क्यों किया जाता है। तो मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है कि आप आयात को हतोत्साहित किया जाता है, यानी भारत में इंपोर्ट कम हो, भारत से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो, ये सब कारण हैं।
तो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित कौन करता है। ऑप्शन है हमारा भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार, वित्त मंत्री और नाबार्ड। तो भारतीय मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने वाला जो ऑर्गेनाइजेशन ये आरबीआई करती है। आरबीआई का ही काम है कि मुद्रास्फीति को कैसे कंट्रोल किया जाए। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा नीति आयोग का गठन कब किया गया है। तो देखिए, भारत सरकार द्वारा नीति आयोग का जो गठन किया गया था वो 1 जनवरी 2015 यानी 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया था। ये जब बीजेपी की सरकार बनी थी 2014 में, तो 2015 में 1 जनवरी 2015 में योजना आयोग को स्थगित कर दिया गया था। जो 12वीं योजना आयोग चल रही थी उसको स्थगित करके नीति आयोग का गठन किया गया था। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में पहली बार औद्योगिक नीति कब लागू की गई थी। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, स्वतंत्र भारत में पहली बार जो औद्योगिक नीति लागू की गई थी वो किया गया था आपका 6 अप्रैल 1948 को किया गया था। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है वो दिया गया 1948, 1952, 1956, 1950। तो स्वतंत्र भारत में पहली बार औद्योगिक नीति जो है वो लागू की गई थी 6 अप्रैल 1948। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 1948। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भेल का मुख्यालय जो है ना वो कहाँ स्थित है। ऑप्शन है आपका नई दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि सिडबी जो है ना यानी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जो है ना उनको डेवलप करने के लिए इन बैंक का स्थापना किया गया था। तो ये किया गया था आपका 2 अप्रैल 1990 यानी सिडबी का जो स्थापना किया गया था वो 2 अप्रैल 1990 को किया गया था और इसका मुख्यालय जो है वो लखनऊ में है। ये चीज़ ध्यान में रखना है। ठीक है, कभी कभी आपसे ये पूछ दिया जाए कि सिडबी का स्थापना कब किया गया था, तो 2 अप्रैल 1990 को किया गया था और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय लखनऊ में है। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए आवश्यक टूल्स हैं। देखिए, हमने बताया था अभी पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था कि जो मुद्रास्फीति को कंट्रोल कौन करता है, तो उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल करती है और उनके बहुत सारे टूल्स होते हैं। इनके माध्यम से मुद्रास्फीति को कंट्रोल किया जाता है। जैसे रिवर्स रेपो रेट, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है। जैसे ही मार्केट से अगर पैसे को हम लिक्विडिटी को कम करेंगे यानी तरलता को जैसे ही कम करेंगे महंगाई पे कंट्रोल होगा। उसके बाद रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये दोनों इंस्ट्रूमेंट है। साथ साथ नगद आरक्षित अनुपात CRR है ना, CRR जो है ना ये भी एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पर मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए ये भी इंस्ट्रूमेंट के तौर पर काम कर सकता है। SLR काम कर सकता है, बैंक रेट काम कर सकता है, MSF, ये सारे इंस्ट्रूमेंट है मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा उपरोक्त में से सभी। ये आपका उत्तर हो जाएगा। यानी मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए रिवर्स रेपो रेट, नगद आरक्षित अनुपात यानी CRR, ये सारे इंस्ट्रूमेंट है। ये क्या है,
मुद्रास्फीति को नियंत्रण में करते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो देखिए, भारत का राष्ट्रीय आय जो है ना, उसका मुख्य स्रोत जो है ना वो सेवा क्षेत्र है, यानी सर्विस क्षेत्र से भारत को सबसे ज़्यादा आय होती है। लगभग मान के चलिए कि भारत की जो जीडीपी है, उस जीडीपी में लगभग आपको 50 से मतलब 53% के आसपास, मान के चलिए 53% के आसपास हमें सर्विस क्षेत्र से आय प्राप्त होता है। भारत का जो राष्ट्रीय आय है वो लगभग 53% के आसपास सेवा क्षेत्र से प्राप्त होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेवा क्षेत्र। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ की स्थापना कब की गई थी? तो सीएसओ की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपका 2 मई 1951 को, है ना। इसको ध्यान में रखना है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ जो है, इसकी स्थापना जो की गई थी वो 2 मई 1951 को की गई थी। इसका सही उत्तर होगा 1951। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी जो है, जीडीपी को सर्वाधिक योगदान देता है? तो देखिए, हमने आपको क्या बताया, पिछले क्वेश्चन में बताया था कि भारत का जो जीडीपी है ना, उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान किसका है? तो सेवा क्षेत्र का है ना, सर्विस क्षेत्र का है। और सर्विस क्षेत्र का जो सेवा क्षेत्र जो होता है ना, वो तृतीय क्षेत्र से आता है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। यानी जो सेवा क्षेत्र होता है वो किससे आता है? तृतीय क्षेत्र से आता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका तृतीय क्षेत्र से होगा। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है कि सस्ती मुद्रा का अर्थ क्या होता है? तो देखिए, सस्ती मुद्रा का अर्थ होता है, ऑप्शन आपका जो दिया गया है, ब्याज की कम दर, बचत का निम्न दर, आय पर निम्न दर और निम्न जीवन स्तर। तो सस्ती मुद्रा तब कहा जाता है जैसे कोई बैंक जो है ना कम ब्याज पर ऋण देना प्रारंभ कर देती है, तो उस समय किसी भी आम आदमी के लिए ऋण लेना थोड़ा सा आसान हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं ब्याज की मतलब सस्ती मुद्रा, और ब्याज की कम दर जो है ना, इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है कि ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है? यह क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया होगा? तो ग्रेसम का जो नियम है ना, ये मुद्रा प्रचलन से ग्रेसम का नियम संबंधित है। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा भारत में मुद्रास्फीति का प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है? तो देखिए, ये जो है ना मुद्रास्फीति का प्राकलन का सबसे प्रचलित जो माप है, इसके लिए जो हमारा ऑप्शन दिया गया है, मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, वस्तु मूल्य सूचकांक। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो थोक मूल्य सूचकांक। थोक मूल्य सूचकांक जो है ना, वो मुद्रास्फीति का सबसे प्रचलित माप है। इसके दो का जिसे देखिए, एक थोक मूल्य सूचकांक होता है और एक होता है आपका कंज्यूमर यानी बोलिए तो खुदरा मूल्य सूचकांक होता है। तो ये जो होता है ना, ये खुदरा मूल्य सूचकांक, भारत में जो मुद्रास्फीति का मतलब सबसे प्रचलित माप है वो है थोक मूल्य सूचकांक। इसका सही उत्तर होगा थोक मूल्य सूचकांक। उसके बाद चलते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है कि किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है? इसका जो ऑप्शन दिया है, विस्फीति दिया हुआ है, मुद्रास्फीति दिया हुआ है, मंदी दिया हुआ है और अपस्फीति दिया हुआ है। तो देखिए, किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था उसमें कंटिन्यूअसली सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि होता है,
तो इसको हम बोलते हैं मुद्रास्फीति, है ना। ये मुद्रास्फीति इसको बोलते हैं, और इसी को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई के जितने टूल्स हैं उसका आरबीआई इस्तेमाल करती है। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है कि ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो वह क्या कहलाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है आपका दुर्लभ मुद्रा, सुलभ मुद्रा, स्वर्ण मुद्रा और गर्म मुद्रा। तो इसका जो सही उत्तर होगा ना, गर्म मुद्रा या हॉट करेंसी, है ना। कोई विदेशी मुद्रा जिसका शीघ्र पलायन करने की प्रवृत्ति होती है उसे गर्म मुद्रा या हॉट करेंसी कहा जाता है। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन जो दिया गया है 1552, 1601, 1680 और 1806। तो भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का जो चलन प्रारंभ हुआ था वो 1806 ईस्वी में 1806 ईस्वी में पत्र मुद्रा का चलन प्रारंभ हुआ था भारत में। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है कि भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग किस मद में खर्च होता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप प्रत्येक वर्ष जो आपका समीक्षा आता है उसमें आप आराम से इसको पढ़ेंगे। इकोनॉमिक समीक्षा में आपको ये मिल जाएगा क्वेश्चन। तो हर बार थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव होता है, लेकिन अभी वर्तमान समय में जो भारत का सबसे ज़्यादा खर्चा होता है वो होता है क्या, ऑप्शन जो दिया गया है खाद्यान्नों के आयात पर, लौह इस्पात के आयात पर, पेट्रोलियम के आयात पर और तकनीकी ज्ञान के आयात पर। तो भारत का विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग जो खर्च होता है वो पेट्रोलियम के आयात पर। ये लगभग 25 से 30%, यानी भारत के जो कुल विदेशी मुद्रा का जो उपयोग हो जाता है 25 से 30% जो खर्चा होता है वो पेट्रोलियम के आयात पर होता है। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है कि अवमूल्यन का उद्देश्य क्या होता है। यानी देखिए, किसी भी देश की करेंसी का जो वैल्यू होता है उसको नीचे करने का क्या तात्पर्य होता है, अवमूल्यन उसी को कहते हैं। इसका क्या तात्पर्य होता है। ऑप्शन जो दिया गया है, निर्यात को हतोत्साहित करना, आयात को प्रोत्साहित करना, विदेशी मुद्राओं का महत्व घटाना और निर्यात को प्रोत्साहित करना। तो देखिए, निर्यात का हतोत्साहित नहीं होता है, निर्यात का अवमूल्यन में प्रोत्साहित हो जाता है। ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। दूसरा, आयात को प्रोत्साहित करना, अवमूल्यन में आयात का प्रोत्साहन नहीं होता है, आयात का हतोत्साहित होता है। यानी आयात को हतोत्साहित करना है। विदेशी मुद्राओं का महत्व घटना नहीं, अवमूल्यन में विदेशी मुद्राओं का महत्व बढ़ जाता है, घटता नहीं है। उसके बाद निर्यात को प्रोत्साहित करना, इसका सही उत्तर यही हो जाएगा, निर्यात को प्रोत्साहित करना। तो मैंने हर एग्जाम्पल को थोड़ा समझा के बताया कि इस टाइप का कोई भी ऑप्शन हो तो आप उसका मतलब सही उत्तर कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। यहाँ पे ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ना, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, है ना। तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है, भारत के विदेशी विनिमय संचय का प्रतिरक्षक किसे कहा जाता है। ऑप्शन हमारे इस प्रकार है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो भारत के विदेशी विनिमय संचय का जो प्रतिरक्षक होता है वो जो होता है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही होता है। इसका सही उत्तर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है
कि भारत में सिक्कों को जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? तो देखिए ऑप्शन है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वित्त सचिव, विदेश मंत्रालय और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ना वो करेंसी जारी करता है, लेकिन इसका जो सही उत्तर होगा, सिक्का जो जारी किया जाता है, चाहे वो 1 का सिक्का हो, 5 का हो, 10 का हो, 20 का हो, जो भी सिक्का जारी होता है वो वित्त सचिव के द्वारा किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वित्त सचिव। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है कि भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा वर्ष की अवधि क्या होती है? तो देखिए सामान्य बैंक जो है ना, भारत में जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं उनकी जो लेखा अवधि होती है वो होती है आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च। लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक का जो लेखा अवधि होता है वो आपका होता है 1 जुलाई से 30 जून। यानी रिजर्व बैंक का जो लेखा वर्ष चलता है वो चलता है आपका 1 जुलाई से 30 जून। बाद बाकी जितने भी बैंक होते हैं उनका 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्था का संबंध भारत की कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकता तक सीमित है? तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया, यानी कौन सा ऐसा संस्था है जिसका संबंध भारत में कृषि एवं ग्रामीण वित्त जो है ना उसके आवश्यकता तक ही सीमित है। ऑप्शन है आपका भारतीय स्टेट बैंक। देखिए भारतीय स्टेट बैंक कृषि और ग्रामीण वित्त संबंधी ऋण देती है, लेकिन ये और सारी काम को करती है। औद्योगिक वित्त निगम, ये ग्रामीण से इनका कोई मतलब नहीं है। नाबार्ड जो है ना, नाबार्ड बैंक का काम ही है कि भारत में कृषि एवं ग्रामीण वित्त की जो सहायता होती है वो इन्हीं के थ्रू दी जाती है, नाबार्ड बैंक। अब यहाँ से कुछ सवाल उठते हैं कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो इसे ध्यान में रखना है कि नाबार्ड का स्थापना जो है ना 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। नाबार्ड के जो स्थापना हुआ था ना वो हुआ था शिवरामन कमेटी जो है ना, शिवरामन कमेटी की अनुशंसा पर शिवरामन, देखिए कभी कभी आप ध्यान में रखेंगे ये भी पूछ देता है कि किस कमेटी की अनुशंसा पर नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई थी। तो शिवरामन कमेटी की अनुशंसा पर नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई थी, और यह जो हुई थी वो 6ठी पंचवर्षीय योजना जो चल रही थी उसी के अंतर्गत नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई थी। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है, नरसिम्हन कमेटी का संबंध जो है ना वो किस क्षेत्र से है? ऑप्शन है खाद्यान्न क्षेत्र से, कर क्षेत्र से, बैंकिंग क्षेत्र से, रेलवे सुधार से। तो देखिए नरसिम्हन कमेटी का जो संबंध था ना ये बैंकिंग सुधार के लिए नरसिम्हन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बैंकिंग क्षेत्र से। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निवेश की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था का निम्नलिखित में से सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो देखिए अगर कोई उद्योग को खड़ा किया जाए तो उद्योग को खड़ा करने में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कहाँ पे होगा? ऑप्शन है चाय, दूसरा सीमेंट, लौह इस्पात, पटसन। तो निवेश की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था जो है ना उसमें से सबसे जो बड़ा उद्योग है वो लौह इस्पात में जो है ना, लौह इस्पात में सबसे ज़्यादा खर्च होते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अपने अंतिम प्रश्न की ओर। आज के सेशन का हमारा ये अंतिम प्रश्न है, राउरकेला इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया है? तो देखिए राउरकेला जो संयंत्र है ना ये हुआ था आपका 3 फरवरी, इसको ध्यान में रखना, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 फरवरी 1959 को यह भारत सरकार का ये पहला इस्पात संयंत्र है। भारत सरकार का भी यह पहला है। इससे पहले भारत में जो संयंत्र थे वो टाटा का था, जो 1907 ईस्वी में
टाटा संयंत्र की स्थापना हुई थी, टाटा स्टील कंपनी का। ये भारत सरकार का पहला संयंत्र है, इस्पात संयंत्र, जिसकी स्थापना 3 फरवरी 1959 को जर्मनी की सहयोग से की गई थी। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन के निकलते हैं कि एक तो भारत सरकार का पहला इस्पात संयंत्र कौन सा था, तो ये था आपका राउरकेला इस्पात संयंत्र। यह किसकी सहयोग से किया गया, तो जर्मनी के सहयोग से किया गया। उसके बाद इसकी स्थापना कब हुई, तो 3 फरवरी 1959 को राउरकेला इस्पात की स्थापना हुई थी। उसके बाद हम एक और वीडियो लेके आएंगे अर्थव्यवस्था से रिलेटेड, अर्थशास्त्र के बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिससे रिलेटेड मैं कुछ वीडियो लेके आऊँगा। और इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए, पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।